नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। मैं आज आपके लिए क्लास लेकर के आया हूं और वो क्लास है मेरे सभी प्यारे रसगुल्लों के लिए जो लैब असिस्टेंट की सीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि ये क्लास में हम जो पीछे जो लैब असिस्टेंट का और सीटी 2026 है आने वाली है और पुराने जो एग्ज़ाम हुए हैं बहुविकल्प क्वेश्चन लेकर के आया हूं और वो क्वेश्चन जो बार बार सीटी एग्जाम में और लैब असिस्टेंट में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप कहीं नहीं जाइएगा। इस क्लास में हम उसके बारे में अध्ययन करवाएंगे और पेपर का लेवल है, आपको पता चलेगा कि किस लेवल का पेपर है, एग्जाम है, वो हमारे सामने आता है। तो हमारे लिए ये मॉडल पेपर्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा जब सिलेक्शन नहीं होता है तो हमारी खामियाबी यही रहती है। तो कहीं ना कहीं हमने मॉडल पेपर हैं उनका एनालाइज नहीं किया है। तो हम बार बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे आज। जो लैब असिस्टेंट 9 मई से आप सभी का एग्जाम है और मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि सभी का सिलेक्शन हो। ये क्लास अवश्य देखिएगा और इस क्लास का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि 80 से 90% इसी क्लास से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इस क्लास के साथ में बने रहें, सफलता की तैयारी हमारे साथ कीजिएगा। हम आपको उस मंजिल तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। ये हमारा विश्वास और आपके साथ में ये लगाव है कि हम आपको लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम, सीटी एग्ज़ाम आपका पास होगा। इसलिए ये क्लास ध्यानपूर्वक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन है, आप यहां पर देख सकते हैं कि घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था। तो ये लैब असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि घटियाला शिलालेख है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो घटियाला शिलालेख की बात करें तो इसमें 4 बहुविकल्प दिए गए हैं। फारसी भाषा में, संस्कृत भाषा में, सी है हिंदी भाषा में और डी है मारवाड़ी भाषा में। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी संस्कृत भाषा में। तो यानी बी इसका सही है, संस्कृत भाषा में है वो घटियाला शिलालेख लिखा गया है। और घटियाला शिलालेख है वो जोधपुर में स्थित है और जोधपुर में ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये 861 ईस्वी का है। यानी ये शिलालेख कब का है? 861 ईस्वी का है। और इसमें प्रतिहार शासक कक्कुक के शासनकाल और उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिरताओं को महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। यानी गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसका नाम था कक्कुक, और उस समय का जो शासनकाल के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति किस तरह की थी तो उसके बारे में घटियाला शिलालेख में उसकी जानकारी मिलती है। और यह शिलालेख 861 ईस्वी का मौजूद है और कहाँ है? जोधपुर में। किस भाषा में लिखा गया है? तो वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैब असिस्टेंट के लिए और सीटी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया है। तो राजस्थान में लच्छीराम के द्वारा किस ख्याल या कृति का है वो प्रवर्तन किया गया है। तो ए है शेखावाटी ख्याल, बी है जयपुरी ख्याल, सी है कुचामनी ख्याल और डी है तुर्रा कलंगी ख्याल। तो यानी राजस्थान में लच्छीराम के द्वारा कौन सी ख्याल का है वो प्रवर्तन किया गया है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कुचामनी ख्याल का। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा कुचामनी ख्याल का। और लच्छीराम की कुचामनी ख्याल है, यानी लोक जो नाट्य है का प्रवर्तन या प्रवर्तक माना जाता है। तो यानी कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वह लच्छीराम को माना जाता है। और इस ख्याल में पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं, यानी जो नाटक है और उस नाटक में पुरुष ही क्या बनते हैं? महिला बनते हैं और उसकी पात्र बनते हैं और उसकी भूमिका निभाते हैं। और इसकी जो प्रस्तुति होती है वो खुले मंच पर संगीतमय तरीके से की जाती है, यानी संगीत का गायन होता है और संगीत के गायन में पुरुष होता है वो महिलाओं का भूमिका निभाता है, यानी महिलाओं के कपड़े पहन करके उस संगीत में भाग लेता है।
तो यानी कुचामनी ख्याल है लोक नाट्य है, इसका जो प्रवर्तक माना जाता है वो कौन है? लच्छी राम जी को माना जाता है, तो इसलिए ये कुचामनी ख्याल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया गया, जिसका केंद्र कहाँ रखा गया था? यानी 1835 ईस्वी में जो ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया था, और जोधपुर लीजियन का गठन किया था उसका केंद्र है वो कहाँ माना था उन्होंने? तो हमारे पास में 4 विकल्प है, और ये लेब असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ए है नसीराबाद, बी है एरिनपुरा, सी है खेरवाड़ा और डी है नीमच। तो यानी 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन है वो कहाँ? जोधपुर में किया गया था, परंतु उसका जो प्रमुख केंद्र था वो इन चारों में से किसको माना था? तो इसका सही आंसर है वो है बी, एरिनपुरा को। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, एरिनपुरा का केंद्र है वो माना है। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन नामक एक सैनिक टुकड़ी थी, और इस सैनिक टुकड़ी का उन्होंने गठन किया था, और इसका जो मुख्यालय था वो एरिनपुरा पाली में स्थापित किया था। यानी जोधपुर लीजियन का तो गठन 1835 में किया था, परंतु इसका जो केंद्र बनाया था वो एरिनपुरा पाली को बनाया था। और 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा भी दिया था। तो क्या नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। कौन सी केंद्र या जो स्थापित की थी केंद्र, जो सैनिक टुकड़ी थी वो कौन सी थी? एरिनपुरा की सैनिक टुकड़ी जो पाली में है, और उन्होंने ही राजस्थान के पाली जिले में एरिनपुरा वो छावनी टुकड़ी थी, और उन्होंने सबसे पहले कहा था कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, यानी दिल्ली में जो शासन कर रहे हैं, अंग्रेज शासन कर रहे हैं, उसको उखाड़ फेंकना है। तो इसलिए सभी इकट्ठे होकर के दिल्ली चलना है और उनको फिरंगी यानी अंग्रेजों को मारना है। तो 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन नामक सैनिक टुकड़ी का जो केंद्र बनाया गया था वो एरिनपुरा पाली में बनाया गया था, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो 1923 का वो जो समय था, और ब्यावर है वर्तमान में राजस्थान का एक जिला है। अजमेर में ब्यावर पहले अजमेर में था, अब वर्तमान समय में ब्यावर अलग जिला है। तो 1923 में ब्यावर से एक राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। कौन सा पत्र? राजस्थान, जिसका प्रारंभ कहाँ से किया गया या किसने किया था? ए है ऋषिदत्त मेहता ने, बी है रामनारायण चौधरी ने, सी है विजय सिंह पथिक ने, डी है जय नारायण व्यास ने। तो ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया, और मैं जो सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो 2022 में लेब असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। तो राजस्थान जो पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऋषिदत्त मेहता ने किया था। वो समय कौन सा था? 1923 से। और कहाँ से किया था? ब्यावर से किया था। तो ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में अजमेर मेरवाड़ा, ये रियासत थी उस समय, और अजमेर मेरवाड़ा रियासत के ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। और यह पत्र हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान में राजनीतिक जनचेतना जगाने में महत्वपूर्ण भी रहा था। यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जनशक्ति यानी जनता को एकत्रित करने के लिए, संगठन बनाने के लिए इस पत्र का आयोजन किया गया था, जिसका जो प्रकाशित करने वाला था वो था ऋषिदत्त मेहता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो यानी रियासतों के विलय यानी रियासतों का जो विलय किया गया था उस समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो ये भी लेब असिस्टेंट में पूछा गया 2022 में क्वेश्चन, और सीटी में भी पूछा गया है पीछे एग्जाम, कि रियासतों का जब विलय हो रहा था और विलयकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? ए है जसवंत सिंह द्वितीय, बी है उमेद सिंह, सी है हनुमंत सिंह
और डी है गज सिंह। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें, जब विलयकरण हो रहा था रियासतों का उस समय जोधपुर का जो महाराजा था वो है हनुमंत सिंह। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, हनुमंत सिंह है वो उस समय महाराजा था जोधपुर का। क्योंकि राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर यानी जो मारवाड़ रियासत थी और उस समय अंतिम शासक महाराजा हनुमंत सिंह थे और वे प्रारंभ में पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। यानी जोधपुर जो रियासत थी उसको कहाँ सम्मिलित करना चाहते थे, हनुमंत सिंह पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहते थे। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों और सूझबूझ से ये भारत संघ का हिस्सा बना था, यानी वृहद राजस्थान में विलय के लिए फिर उनको मनाया गया था। तो यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल है उसको लोहा पुरुष कहा जाता है और जो एकीकरण हुआ था उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जोधपुर को है रियासत को, यानी मारवाड़ा जो रियासत थी हनुमंत सिंह उसका अंतिम शासक था और हनुमंत सिंह चाहते थे कि इस रियासत का विलय है वो पाकिस्तान में हो, तो पाकिस्तान में करना चाहते थे। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से वृहद राजस्थान में इसको मिला लिया गया था। ठीक है, तो ये 87 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी मैंने क्लास है वो डाल दी है, जो लैब असिस्टेंट में पुराने जो पेपर हैं सभी, तो आप वहां पर जाकर के लैब असिस्टेंट और सीटी एग्जाम की तैयारी करने वाले आप मॉडल पेपर अवश्य देखोगे, फिर आप उसके बाद में तैयारी के लिए या एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपके लिए बहुत कुछ फायदा होने वाला है। क्योंकि पीछे के जो पुराने पेपर है वो ही उठाते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश सेव परंपरा का निर्वहन करता है? यानी राजस्थान का वो पूर्व में कौन सा राजवंश रहा है और जो सेव परंपरा का निर्वहन करता है? तो सेव परंपरा को कौन सा शासन है वो राजवंश था जिन्होंने उसकी पालना की थी? ए है चौहान राजवंश, बी है गुहिल राजवंश, सी है सिसोदिया राजवंश और डी है राणा राजवंश। तो इसमें से कौन सा है जो सेव परंपरा का निर्वहन करता था? तो वो है गुहिल राजवंश। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, गुहिल राजवंशों ने सेव परंपरा को है वो अपनाया था। तो ये मेवाड़ का गुहिल राजवंश है वो सेव यानी पशुपत संप्रदाय है उसका प्रबल अनुयायी रहा है और इनके जो इष्ट देव है वो है एकलिंग जी, यानी भगवान शिव इनके एकलिंग जी या भगवान शिव है इनके इष्ट देव माने जाते हैं, जिनका जो निर्माण है या मंदिर जो बनवाया था वो बप्पा रावल के द्वारा कैलाशपुर यानी उदयपुर में बनाया था। तो यानी एकलिंग जी का जो मंदिर है या भगवान शिव का जो मंदिर है वो जो जिसने बनवाया था वो थे बप्पा रावल, और बप्पा रावल ने कैलाशपुरी यानी उदयपुर में है और उदयपुर में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और गुहिल शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, यानी अपने आप को एकलिंग जी का अवतार के रूप में या दीवान या सेवक के रूप में वो मानते थे। तो किसने निर्माण करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। कहाँ पर? कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया था। और सेव परंपरा को कौन मानते थे? वो थे गुहिले राजवंश मानते थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? यानी 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के कौन से भाई ने, यानी चंद्रसेन का सगा भाई कौन था जो अकबर के दरबार में पहुंचा था और वहां पर उपस्थित होकर के चंद्रसेन के विरुद्ध ही सहायता मांगी थी अकबर से कि मैं चंद्रसेन को हरा सकूं। यानी चंद्रसेन का ही भाई था और चंद्रसेन से मतभेद होने की वजह से वो अकबर के दरबार में चला गया था और अकबर से है वो चंद्रसेन के विरुद्ध युद्ध करने में सहायता मांगी थी, सैनिक सहायता। तो ये लैब असिस्टेंट में पूछा गया था 2022 में। इसमें ए है उदय सिंह, बी है राम सिंह, सी है जगमाल सिंह और डी है जगत सिंह। तो यानी 1564 ईस्वी में चंद्रसेन का भाई था चंद्रसेन का भाई था वो अकबर के दरबार में गया था और अकबर के दरबार में जाकर के चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी। वो कौन सा भाई था? तो इसका करेक्ट आंसर आता है बी, राम सिंह। तो राम सिंह है वो चंद्रसेन का सगा भाई था और उन्होंने ही
चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर से सहायता मांगी थी। और कौन सा समय था वो? 1564 ईस्वी का समय था। तो राव मालदेव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष उनके पुत्र रामसिंह ने 1564 में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में जाकर के अपने भाई राव चंद्रसेन के खिलाफ क्या मांगी थी? सैन्य सहायता, यानी सैनिकों की सहायता मांगी थी। और इसके परिणाम स्वरूप अकबर ने हुसैन कुली खां को भेज करके जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। यानी रामसिंह ने, ये दोनों चंद्रसेन और रामसिंह किसके पुत्र थे? राव मालदेव के पुत्र थे। और राव मालदेव की मृत्यु होने के बाद में उसके दोनों भाइयों में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था उत्तराधिकार के बारे में। और उत्तराधिकार के बारे में मतभेद होने की वजह से राव चंद्रसेन गद्दी पर बैठा था। फिर रामसिंह है वो अकबर के दरबार में पहुंचा था और वहां से सैन्य सहायता मांगी थी। और अकबर ने हुसैन कुली खां ने चंद्रसेन के विरुद्ध है वो भेजा था और जोधपुर पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राव चंद्रसेन के विरुद्ध है वो सैनिक सहायता के लिए रामसिंह गया था और हुसैन कुली खां है वो आया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? यानी 1857 की क्रांति से संबंधित इन चारों में से कौन सी नहीं है? ए है नीमच, बी है जैसलमेर, सी है कोटा और डी है देवली। तो इन चारों में से वो कौन से जगह है जहां 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं मानी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी जैसलमेर। तो नीमच है वो भी है, कोटा है, देवली है वो भी इससे संबंधित मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर सैनिक छावनियां थी। पर तो जैसलमेर है वो 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं मानी जाती है क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान जैसलमेर में कोई सैन्य विद्रोह या बड़ी राजनीतिक उथल पुथले नहीं हुआ था। जबकि नीमच देवली दोनों एक सैन्य छावनियां थी और कोटा था वो एक जन विद्रोह हुआ था। जयदयाल और मेहराब खां के साथ में जन विद्रोह हुआ था और क्रांतिकारी के दो नेता थे जयदयाल और मेहराब खां। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीमच, कोटा और देवली है वो 1857 की क्रांति से संबंधित माने जाते हैं पर तो जैसलमेर इससे संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यानी मेवाड़ जो प्रजामंडल है और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें चार विकल्प हैं किसके द्वारा की गई थी। ए है विजय सिंह पथिक के द्वारा, बी है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, सी है साधु सीताराम रामदास के द्वारा, डी है पंडित गौरी शंकर के द्वारा। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है बी, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से की गई थी। तो याद रखना है ये नहीं कि किसने की थी, वो तो माणिक्यलाल वर्मा है। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। और इसमें एक समिति बनाई थी, बलवंत सिंह मेहता इसके प्रथम अध्यक्ष भी बनाए गए थे और माणिक्यलाल वर्मा इसके क्या रहे थे? महामंत्री बने थे। तो यानी इसके अध्यक्ष किसको बनाया था मेवाड़ प्रजामंडल के? वो है बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। और महामंत्री किसे चुना गया था? वो माणिक्यलाल वर्मा को ही चुना गया था। तो ये समय था 24 अप्रैल 1938 का, जो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित माना जाता है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। महामंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निरंजनी जो संप्रदाय है और निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? ए है संत रामचरण को, बी है संत रामदास को, सी है संत निरंजन नाथ को,
डी है संत हरिदास को। तो निरंजनी जो संप्रदाय था वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है, वो किसे माना जाता है? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है डी संत हरिदास को। तो संत हरिदास को निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास थे और इनका अगर मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम था हरिसिंह सांखला। तो निरंजनी संप्रदाय के जो मूल नाम था संत हरिदास का वो था हरिसिंह सांखला थे और वे पहले डकैत थे, यानी डकैती करते थे, चोरी करते थे, लेकिन बाद में ज्ञान प्राप्ति कर एक महान संत बन गए थे। और इस संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? गाडा डीडवाना में स्थित है। तो गाडा डीडवाना में इसकी मुख्य पीठ है, प्रधान पीठ स्थित है। तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं संत हरिदास जी को माना जाता है, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। इसके मूल नाम की बात करें संत हरिदास की तो वो हरिसिंह सांखला थे, जो पहले क्या थे? डकैत थे, चोरी करते थे, लूटपाट करते थे, फिर इनके ज्ञान में वृद्धि हुई थी। अब ज्ञान ऐसी चीज होती है देखो कि एक वो रास्ता था और एक ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में दूसरा रास्ता परिवर्तित हुआ और आज एक इतिहास के रूप में संत हरिदास को है वो पूजे जाते हैं और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी और इसकी जो प्रमुख पीठ थी वो गाडा डीडवाना में मौजूद है। तो नागौर जिला मैंने डीडवाना करवाया हुआ है, तो वहाँ पर संत हरिदास के बारे में राजस्थान जिला दर्शन की क्लास जाकर के देख सकते हैं और वहाँ पर आप इस क्लास के बारे में संत हरिदास जी के बारे में संपूर्ण जानकारी भी दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो राजस्थान में जो गोरबंद है और गोरबंद किस पशु का एक विशिष्ट श्रृंगार माना जाता है? तो अगर इसके चार विकल्प हैं, ए है बैल, बी है ऊंट, सी है हाथी, डी है घोड़ा। तो यानी गोरबंद है किस पशु का श्रृंगार माना जाता है? उस पशु को श्रृंगार के रूप में सजाया जाता है जिसे गोरबंद के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है बी ऊंट को। तो गोरबंद है किस पशु का श्रृंगार है? तो वो ऊंट का है। ये लैब असिस्टेंट और सीईटी दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो गोरबंद की अगर बात करें तो गोरबंद है वो राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक आभूषण है जो ऊंट के गले में पहनाया जाता है, यानी पूरे ऊंट के जो गला होता है उस गले में पूरे के नस में है वो पहनाया जाता है। और इसमें जो सीप, कोड़ियाँ और रंग बिरंगे कोड़ियों और मोतियों से गूंथ कर बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया जाता है। यानी सीप होती है और कोड़ियाँ होती है जो रंग बिरंगी होती है और मोतियों से गूंथा जाता है और मोतियों से अच्छे तरीके से रंग बिरंगे से सजाया जाता है और ऊंट के गले में पहनाया जाता है जिसे गोरबंद के नाम से जाना जाता है। और राजस्थानी लोकगीतों में गोरबंद का बहुत महत्व भी है। तो ये किसके गले में पहना जाता है? ऊंट के गले में पहना जाता है जिसे गोरबंद के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नोगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो नोगरी है वो आभूषण है एक नोगरी, तो शरीर के किस अंग में पहना जाता है नोगरी? हमारे पास में चार ऑप्शन है। ए में है हाथ में, बी है कमर में, सी है गले में और डी है नाक में। तो नोगरी है एक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो अगर इसके सही करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका ए है हाथ में पहना जाता है। तो नोगरी है वो हाथ में पहने जाने वाला एक आभूषण है और नोगरी है वो महिलाओं के द्वारा हाथ यानी कलाई में पहने जाने वाला एक पारंपरिक राजस्थानी आभूषण है और ये मोतियों और धातु दोनों से बनी एक चूड़ीनुमा संरचना में होती है और अक्सर चूड़ियों के बीच में कलाई में पहनी जाती है। तो हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है जिसका नाम है नोगरी और महिलाएं अपने हाथ में ये मोतियों से या फिर अन्य धातुओं से बनाई हुई एक सर्कल के रूप में होती है, यानी चूड़ीनुमा होती है और ये महिलाएं अपने हाथ में पहनती है जिसे नोगरी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना नोगरी किसको कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों,
ये लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और सीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो 12th लेवल के और ग्रेजुएशन लेवल की जो सीटी है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप इस क्लास को आराम से एकाग्रता के साथ अच्छी तरीके से आप याद कीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा इस क्लास में। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये अपने एक नोटबुक लगा लीजिए और सभी क्लासें हैं वो नोटबुक में आप नोट कीजिएगा और बाद में आप रिवीजन कीजिएगा। आप सीटी एग्ज़ाम पास कर सकते हो, क्योंकि सीटी राजस्थान के जो एग्ज़ाम है उसके लिए अनिवार्य है, चाहे आप पटवार का दे रहे हो, ग्राम सेवक का दे रहे हो, कांस्टेबल का दे रहे हो, एसआई का दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए अनिवार्य है सीटी। तो आप अभी से तैयारी है वो शुरू कर दीजिए, सीटी 2026 आने वाली है। लैब असिस्टेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो लैब असिस्टेंट के लिए मुख्यतः आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। ए में है कपिल मुनि का मंदिर, क्या ये बीकानेर में है। बी है जग मंदिर, क्या ये उदयपुर में है। सी है द्वारकाधीश मंदिर, क्या ये जयपुर में है। डी है मीराबाई मंदिर, क्या ये चित्तौड़ में है। तो इसमें से वो बताना है जो एक तरफ मंदिर दे रखे हैं और दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं, वो जिले में वो मंदिर है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो सी है द्वारकाधीश मंदिर जयपुर में। ये जयपुर में नहीं है तो इसलिए गलत आंसर है सी। तो ये सही सुमेलित नहीं है इसलिए सी करेक्ट है, क्योंकि जो द्वारकाधीश जो मंदिर है वो जयपुर में नहीं है बल्कि कहाँ है, कांकरोली राजसमंद में है और ये राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। तो द्वारकाधीश मंदिर है वो कहाँ है, कांकरोली राजसमंद में है और राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। और यह पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। तो यानी पुष्टि मार्गीय अगर बात करें तो वैष्णव संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो वैष्णव संप्रदाय मानते हैं, वो यहाँ का एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। तो यहाँ से वैष्णव संप्रदाय के लोग आते हैं और बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर ये मेला लगता है और ये एक मुख्य धार्मिक तीर्थ स्थल है माना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे। तो यानी सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे अगर बात करें, ए में है मेवाड़ की, बी में है जोधपुर की, सी में है जयपुर की, डी में है जैसलमेर की। तो किस राज्य के दीवान माने जाते हैं सर वीटी कृष्णामाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जयपुर की। तो ये जयपुर के या जयपुर राज्य के दीवान थे वीटी कृष्णामाचारी। ये भारतीय सिविल सेवक यानी प्रशासक के रूप में रहे थे और 1946 से 1949 तक जयपुर रियासत के दीवान यानी प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने भारतीय संविधान सभा में जयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो ये यहाँ के जयपुर रियासत के मुख्य प्रधानमंत्री रहे थे 1946 से 1949 तक और ये भारतीय संविधान सभा में जयपुर रियासत का इन्होंने क्या किया था, प्रतिनिधित्व भी किया था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी जयपुर। तो ये जयपुर के दीवान माने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा यानी अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो यानी किस राजपूत, वो कौन सा राजपूत शासक था जिसने मुगल सम्राट अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो किस शासक को, राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो चार विकल्प हैं
ए में है राम सिंह को, बी में है भगवंत दास को, सी में है जसवंत सिंह को और डी में है मान सिंह को। तो इन चारों में अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर ने किसको दी थी, जो राजपूत शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, भगवंत दास को। तो भगवंत दास को जो उपाधि दी गई थी, जिसकी उपाधि का नाम था अमीर उल उमरा, भगवंत दास, इसलिए सी है इसका करेक्ट आंसर है। तो मुगल सम्राट अकबर ने, ये आमेर के शासक थे राजा भगवंत दास, और राजा भारमल के पुत्र थे, और उन्होंने साहस और वफादारी के लिए अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और साथ ही उन्हें 5000 का मनसब भी प्रदान किया था। तो 5000 का मनसब प्रदान किया था, और साथ साथ में इसे अमीर उल उमरा की उपाधि है वो दी थी, क्योंकि अकबर का ये एक साहसी और राजपूत शासक और वफादार भी था, इसलिए इसे ये उपाधि दी गई थी। किसका पुत्र था, राजा भारमल का पुत्र था। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बार बार रिपीट भी होने वाले हैं। तो सॉरी, इसका बी आंसर है, सी नहीं, बी है भगवंत दास, ये नहीं है जसवंत सिंह नहीं है, भगवंत दास है बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारे लिए क्वेश्चन है, हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था। तो हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का अगर प्रारंभिक नाम की बात करें तो वो नाम क्या था। हमीर रासो में रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या दिया गया था। ए में है रणकपूर, बी में है रणथंबोर, सी में है रणपुर और डी में है रणस्तंभपुर। तो हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या दिया गया था। तो इस चार विकल्प हैं, रणकपूर, रणथंबोर या रणपुर या फिर रणस्तंभपुर के नाम से। तो हमीर रासो में रणथंबोर किले का क्या नाम था। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है डी, रणस्तंभपुर। तो रणस्तंभपुर है वो रणथंबोर का नाम है, वो दिया गया था हमीर रासो में। तो जोधराज के द्वारा ये हमीर रासो लिखा गया है, और हमीर रासो के अनुसार सवाई माधोपुर स्थित रणथंबोर दुर्ग का प्राचीन जो नाम और प्रारंभिक जो नाम था वो था रणस्तंभपुर। तो याद रखना, रणस्तंभपुर नाम किसने दिया था, जोधराज ने दिया था। और जोधराज ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, हमीर रासो लिखा था। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है, रण यानी युद्ध, और युद्ध के स्तंभ का नगर कहा जाता है, और बाद में अपभ्रंश होकर के इसका नाम पड़ा था रणथंबोर नाम पड़ा था। तो रणस्तंभपुर से इसका नाम पड़ गया रणथंबोर नाम पड़ गया। रण का अर्थ होता है युद्ध, और युद्ध के समय वहाँ का जो शासक था रणथंबोर का, वो एक युद्ध में स्तंभ की भांति खड़ा रहा, इसलिए इसे स्तंभ नगर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर रणथंबोर प्रसिद्ध दुर्ग है, और हमीर रासो में इसका नाम है वो रणस्तंभपुर, या प्रारंभिक नाम या प्राचीन नाम में माना जाता है। और हमीर रासो जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था जोधराज ने। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं लेब असिस्टेंट में और सिटी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो यानी ये चार सभ्यताएं हैं, विकल्प आप देख सकते हो। इन सभ्यताओं में जो मकान या बस्ती बनाने के समय उनका जब निर्माण होता था तो ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो ए है आहड़ सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है रणथंबोर सभ्यता और डी है बेराट सभ्यता। तो वो कौन सी सभ्यता थी जहाँ पर जो मकान बनाए जाते थे उस मकान में किसी तरह की ईंटों का प्रयोग है या पत्थरों का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो इसमें अगर देखें तो सी है वो करेक्ट आंसर है, गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता थी, और उस गणेश्वर सभ्यता में मकान या बस्ती बनाई गई थी, उसमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। और गणेश्वर जो सभ्यता है वो नीम का थाना सीकर में स्थित है, और ये कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे स्थित है। और ये एक ताम्र
युगीन सभ्यता माना जाता है। तो ये एक ताम्र युगीन सभ्यता है और इसके उत्खनन में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि मकानों और बस्तियों का जो निर्माण हुआ था उसमें ईंटों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया था और यहाँ पर केवल पत्थरों के मकाने बनाए जाते हैं। तो ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था बल्कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया था, पत्थरों का प्रयोग है वो किया गया था। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, नीम का थाना सीकर में स्थित है और कौन सी नदी के किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे है। और ये किस कालीन सभ्यता मानी जाती है, तो ताम्र युगीन सभ्यता के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, यहाँ पर केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया था। तो इसलिए सी है, गणेश्वर सभ्यता मानी जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो है 100 नंबर क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए और सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हैं। एक तरफ रियासत दे रखी है और दूसरी तरफ राजवंश दे रखे हैं। तो मारवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत, आमेर रियासत और बूंदी रियासत। दूसरी तरफ राजवंश है सिसोदिया राजवंश, राठौड़ राजवंश, सहाड़ा राजवंश और कछवा राजवंश। तो किस राजवंश से है वो, कौन सी रियासत जुड़ी हुई है। तो अगर इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं तो हम देखें, एक का अगर देखें तो मारवाड़ रियासत थी जहां पर जो राजवंश थे वो थे राठौड़ राजवंश। तो आपको जो सबसे पहले एक जो आ रहा है, याद रखना सुमेलित करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इस चारों में से कोई एक आ रहा है तो उसको पहले आप सुमेलित कर दीजिए। जैसे हमें मारवाड़ आ रहा है और यहाँ का राठौड़ राजवंशों ने शासन किया था, तो ए का 2 नंबर कहाँ का मैच हो रहा है। ए में देखते हैं तो यहाँ पर मैच हो रहा है, सी में देखते हैं तो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है इसलिए गलत हो गया। डी में देखें ए का 1 दिखा रहा है तो यहाँ पर गलत हो गया। डी में देखें ए का 4 नंबर दिखा रहा है तो इसलिए गलत हो गया। तो आपको ये एक ही आ रहा था और 3 वो गलत हो गए तो इसलिए ए है करेक्ट आंसर होगा आपके हिसाब से। बी में मेवाड़ है सिसोदिया राजवंश, आमेर है कछवा राजवंश और बूंदी है तो हाड़ा राजवंश, इसलिए ए है वो करेक्ट आंसर होगा। ये देख सकते हैं आप। तो आपको अगर एक राजवंश आता है सबसे पहले ये सही आंसर करने का एकमात्र तरीका है कि आपको कोई भी एक आ रहा है तो सबसे पहले आप उसको सुमेलित कर दीजिए। आप एक सूची से नंबर 2 सूची में आप सुमेलित कर दीजिए, फिर आप चारों आंसर है या विकल्प दे रखे हैं उसके बारे में सोचिए। जहां आपको मैच नहीं कर रहा है तो आप उसको कट कर दीजिए पहले, ठीक है। आपको 2 हो रहा है, फिर आपको अनुमान के आधार पर दूसरा कोई आ रहा है तो फिर उसके सुमेलित कीजिए। तो फिर आपको देखना है कि अब कौन सा सही हो रहा है। तो अब लास्ट में 1 बच कर आता है तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए ए है वो सही आंसर है माना जाता है। तो इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो राजस्थान में प्रमुख राजवंशों का सही मिलन इस प्रकार से है। मारवाड़ की बात करें तो वो जोधपुर, और जोधपुर में राठौड़ राजवंश का राज था। तो यानी मारवाड़ है, जोधपुर है और राठौड़ों का राजवंश। मेवाड़ है जो उदयपुर और गुहिल और सिसोदिया राजवंश का माना जाता है। आमेर जो जयपुर में थे तो कछवा राजवंश का शासन रहा था। और बूंदी की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र में आता है तो चौहान के हाड़ा शाखा का राजवंश से रहा है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, सही आंसर माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने मुझे ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन थे उसका तरीका भी आपको बताया है कि इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो आप सभी मेरे स्टूडेंट्स को, रसगुल्लों को अभ्यास आज का इतना ही था जो मैं बहुविकल्प क्वेश्चन लेकर के आया था आपके साथ में। और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं मैं। 9 मई को लैब असिस्टेंट का एग्जाम है और सभी मेरे रसगुल्ले प्यारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो बैठेंगे, इसलिए मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप माइंड फ्रेश होकर के, आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम माइंड फ्रेश होकर के आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। और ये क्लास आप अवश्य रूप में देखोगे। सभी मेरी लैब असिस्टेंट की जो क्लासें बनाई गई है वो आप सभी मुख्य रूप से देखनी है। तो सफलता की सही दिशा में लगातार प्रयास ही आपका एक अच्छा परिणाम में तब्दील होगा, यही मैं आशा करता हूँ, यही मेरा विश्वास है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको क्लास है वो किस तरह से अच्छी लगी है या नहीं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ सभी मेरे रसगुल्लों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।